रोहित। अमित, मुझे बचा ले, ये मुझे मार देगा। मुझे बचा ले अमित, अमित। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डर का रहस्य के और एपिसोड में, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि एक ऐसा अनुभव होती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती। हम अपने हर एपिसोड में बताते हैं कि किसी भी अनजान पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करना हमारी जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन सकता है। हम ये नहीं कहते कि आप किसी पर भरोसा मत करो, लेकिन आंख बंद करके भी नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज की कहानी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है जिसने एक लड़के की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी। उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने किसी को अपना समझा। वो बच तो गया, लेकिन उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। ये कहानी है रोहित की। रोहित एक बिल्कुल आम लड़का था, हमेशा खुश रहने वाला, दोस्तों के साथ मस्ती करने वाला। रोहित अपनी फैमिली का इकलौता बेटा था। वो अपनी नौकरी के कारण एक नए शहर में आया था। नई नौकरी, नया शहर और एक ऐसा घर जो बाहर से तो शांत था, लेकिन अंदर कुछ बहुत गलत छुपा हुआ था। रोहित शाम के समय शर्मा जी के घर पहुंचा। वो बहुत खुश था क्योंकि उसे इतने कम किराए में इतना अच्छा घर मिल गया था। दरवाजा खुलता है, शर्मा जी सामने खड़े थे। रोहित को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शर्मा जी, अरे रोहित बेटा, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। वो उसे अंदर लेकर जाते हैं, फिर जोर से आवाज लगाते हैं, सुनीता, देखो कौन आया है। सुनीता किचन में खाना बना रही होती है। वो बाहर आती है। रोहित को देखकर वो भी मुस्कुरा देती है। सुनीता, आ गए बेटा, चलो अच्छा हुआ, हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। हंसी मजाक, हल्की फुल्की बातें, सब कुछ इतना सामान्य, इतना सुकून भरा लग रहा था, जैसे रोहित सच में अपने ही घर में बैठा हो। खाना खाने के बाद रोहित अपने कमरे में चला जाता है सोने के लिए। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सुकून बस एक शुरुआत थी। खाना खाते वक्त रोहित ने एक अजीब चीज नोटिस की। डाइनिंग टेबल पर 3 नहीं 4 प्लेटें लगी हुई थीं। 3 में तो वो शर्मा जी और सुनीता खाना खा रहे थे, लेकिन चौथी प्लेट में भी पूरा खाना परोसा हुआ था। गरम रोटियां, सब्जी, सब कुछ। रोहित ने एक पल के लिए उस प्लेट को देखा, फिर शर्मा जी की तरफ, फिर सुनीता की तरफ, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। उसे लगा शायद कोई और भी आने वाला होगा या घर में कोई और रहता होगा। दोस्तों, अगर आपको कभी कोई चीज अजीब लगे या जरा सा भी शक हो तो सवाल जरूर पूछिए। हो सकता है सामने वाला आपको साफ साफ जवाब न दे या बात को इधर उधर घुमा दे, लेकिन कम से कम आप सतर्क तो रह सकते हैं, क्योंकि कई बार एक छोटा सा शक आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उस घर और शर्मा जी के बारे में थोड़ा बता दूं। वो घर बाहर से जितना पुराना और जर्जर दिखता था, अंदर से उतना ही खूबसूरत था। एकदम साफ सुथरा, हर चीज अपनी जगह पर, जैसे उस घर में सब कुछ बहुत संभाल कर रखा गया हो। घर 2 मंजिला था और शर्मा जी ने रोहित को ऊपर वाले फ्लोर पर रहने के लिए कमरा दिया था। शर्मा जी और उनकी पत्नी उस पूरे घर में अकेले ही रहते थे। दिखने में दोनों बहुत ही अच्छे लगते थे, सीधे सादे, हमेशा पूजा पाठ में लगे रहने वाले। ऐसा लगता था जैसे इस दुनिया की हर बुराई से दूर हो। लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। रात के ठीक 3 बज रहे थे। रोहित गहरी नींद में था, लेकिन तभी उसकी आंख अचानक खुल गई। रोहित ने चारों तरफ देखा।
कमरा खाली था, सब कुछ शांत। लेकिन अभी अभी कोई आवाज आई थी, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर नीचे गया। रोहित बिस्तर से उठा और धीरे से दरवाजा खोलता है और बाहर झांकता है, लेकिन कोई नहीं था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन सीढ़ियों पर भी कोई नहीं था। शायद ये मेरा वहम था, उसने खुद को समझाया कि कुछ नहीं है, सब दिमाग का खेल है। रोहित धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ता है। रोहित रुक जाता है, उसकी सांस अटक जाती है। वो धीरे धीरे डाइनिंग टेबल की तरफ देखता है और उसी पल उसका शरीर एकदम जम जाता है। टेबल के पास एक कुर्सी पर कोई बैठा था। नहीं, कोई इंसान नहीं, एक परछाई, धुंधली, पूरी काली, जिसका कोई चेहरा नहीं था। लेकिन रोहित की सांस रुक जाती है, उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। कौन है वहां? वो परछाई धीरे धीरे अपना सिर रोहित की तरफ घुमाती है और फिर एक डरावनी, ठंडी, इंसान जैसी नहीं लगने वाली हंसी। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसका गला पूरी तरह सूख जाता है। रोहित अचानक मुड़ता है और पूरी ताकत से भागता है। उस रात के बाद उसे कभी सुकून की नींद भी नहीं आई। उस रात रोहित सोया नहीं, वो बस बिस्तर पर बैठा रहा, आंखें खुली हुई, दरवाजे पर टिकी हुई। उसके दिमाग में बार बार वही मंजर घूम रहा था, डाइनिंग टेबल, वो कुर्सी और वो परछाई। वो खुद से पूछ रहा था, वो था कौन? क्या जो मैंने देखा वो सच था या फिर सिर्फ मेरा वहम? उसका दिमाग उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। क्या इस घर में सच में कुछ है? रोहित एकदम चौंक जाता है। वो दरवाजे को घूरता रहता है, जैसे अभी कोई अंदर आ जाएगा। पूरी रात वो इसी डर और उलझन में जागता रहा और आखिरकार सुबह होने से पहले उसने एक फैसला किया। सुबह मैं शर्मा जी से पूछूंगा, क्योंकि अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये सवाल था जिसका जवाब उसे हर हाल में चाहिए था। सुबह रोहित, शर्मा जी और शर्मा जी की पत्नी। रोहित धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। रात भर की जागी हुई आंखें, चेहरे पर थकान और अंदर अब भी वही डर। नीचे हॉल में सब कुछ इतना सामान्य था, जैसे रात में कुछ हुआ ही न हो। लेकिन रोहित के लिए सब कुछ बदल चुका। रोहित धीरे धीरे उनके पास गया। दोनों के चेहरे बिल्कुल शांत, बिल्कुल सामान्य, लेकिन रोहित के मन में अब भी वही सवाल गूंज रहा था। शर्मा जी, कल रात घर में कोई और भी था क्या? जैसे ही रोहित ने अपना सवाल पूरा किया, शर्मा जी एकदम से चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी सुनीता की तरफ देखा। शर्मा जी ने खुद को संभालने की कोशिश की। नहीं बेटा, यहाँ कोई और नहीं रहता। तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? कल रात मैंने किसी को देखा। क्या? तुमने किसी को देखा? किसे देखा? रोहित के गले में जैसे शब्द अटक गए। एक परछाई। इतना सुनते ही सुनीता ने तुरंत बात काट दी। अरे रोहित बेटा, तू कल बहुत थका हुआ था, इतना लंबा सफर करके आया था। थकान की वजह से तुझे ऐसा लगा होगा। उसने बात को
बहुत आसानी से टाल दिया, जैसे वो चाहती ही नहीं थी कि ये बात आगे बढ़े। रोहित चुप हो गया। उसे भी एक पल के लिए लगा शायद वो सच में थक गया था, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही रात, वही टेबल और वो परछाई बार बार घूम रही थी। लेकिन उसने ये बात किसी से नहीं बताई, ना अपने दोस्तों से, ना अपने पेरेंट्स से। अक्सर लोग यही गलती करते हैं। अगर कुछ भी असामान्य लगे तो अपने दोस्तों या अपने पेरेंट्स से जरूर शेयर करें, क्योंकि कई बार चुप रहना सबसे बड़ी गलती बन जाता है, और रोहित ने भी यही गलती की। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रोहित के ऑफिस जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। शर्मा जी और उनकी पत्नी एक दूसरे के सामने बैठे थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सुनीता, क्या रोहित ने क्रांति को देख लिया रात में? शर्मा जी एकदम से उसकी तरफ देखते हैं। शर्मा जी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने क्रांति की शांति के लिए पूजा करवाई थी। पंडित जी ने भी कहा था, अब उसे शांति मिल गई है। सुनीता की आंखों में डर और बढ़ जाता है। तो फिर रोहित ने किसे देखा? शर्मा जी चुप हो जाते हैं। उनकी नजरें नीचे झुक जाती हैं, जैसे वो खुद भी इस सवाल से डर रहे हों। शर्मा जी, हो सकता है रोहित का वहम हो, लेकिन क्या सच में ये सिर्फ एक वहम था, या फिर कुछ ऐसा जो अब भी उस घर में मौजूद था? अब यहां एक बात जानना बहुत जरूरी है। क्रांति शर्मा जी का बेटा था। एक समय था जब इसी घर में उसकी हंसी गूंजती थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। किसी अज्ञात कारण से क्रांति ने खुदकुशी कर ली। उस दिन के बाद कहा जाता है कि उसकी आत्मा इस घर से कभी गई ही नहीं। वो इसी घर में भटकती रही। हर कोने में, हर सन्नाटे में उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। शर्मा जी ने कई पंडितों को बुलाया, कई पूजा पाठ करवाए, और आखिरकार एक पंडित ने कहा, अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई है। सबसे बड़ा सवाल, लेकिन अगर क्रांति को शांति मिल चुकी थी, तो रोहित ने उस रात किसे देखा था? वो कौन था? क्या वो क्रांति ही था, या कुछ और जो उस घर में क्रांति के नाम पर जिंदा हो चुका था? शाम हो चुकी थी। रोहित ऑफिस से घर लौटा, लेकिन आज उसकी चाल में थकान थी और आंखों में एक अजीब सा खालीपन, जैसे वो कहीं खो गया हो। जैसे ही वो अंदर आता है, शर्मा जी उसे देखते हैं। शर्मा जी, अरे आ गए रोहित? हाँ, बस थोड़ा थका हुआ हूं शर्मा जी। तुम ठीक तो हो ना? कहीं तबीयत तो खराब नहीं है? नहीं अंकल, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा थक गया हूं। शर्मा जी एक पल के लिए चुप हो जाते हैं, जैसे उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ हो, लेकिन वो कुछ कहते नहीं। शर्मा जी, ठीक है, तुम आराम कर लो। शर्मा जी, डिनर साथ करेंगे? रोहित बिना कुछ बोले धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। रोहित बेटा, आज मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है, जरूर खाना। हाँ आंटी, जरूर, मुझे खीर बहुत पसंद है। रोहित ने वो खीर खाई। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसे एक झटका सा लगा। कुछ अलग था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी रात के 12 बज रहे थे। रोहित अपने कमरे में था। तभी उसे अपने सामने एक परछाई दिखी।
वो परछाई उसके ठीक सामने खड़ी थी और उसे देखकर हंस रही थी। रोहित उसे बस देख रहा था। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था, जैसे वो पूरी तरह जकड़ गया हो। उसके बाद दिल की धड़कन बहुत तेज, और तभी पूरे घर में गूंजती है रोहित की एक खौफनाक चीख। शर्मा जी और सुनीता दौड़ते हुए रोहित के कमरे में पहुंचते हैं। जो उन्होंने देखा उसने उनके भी होश उड़ा दिए। रोहित बिस्तर के कोने में सिमटा हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, चेहरा पसीने से भीगा हुआ, आंखें डर से फटी हुई, जैसे उसने अभी अभी कुछ बहुत भयानक देखा हो। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, रोहित, वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे ले जाएगा। शर्मा जी, कौन कौन ले जाएगा तुम्हें? रोहित कांपते हुए धीरे धीरे अपना हाथ उठाता है और इशारा करता है शर्मा जी के पीछे। रोहित, वो वही आपके पीछे खड़ा है। रोहित, और हंस रहा है। शर्मा जी एकदम पलटकर पीछे देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। शर्मा जी, रोहित, मेरे पीछे कोई नहीं है। लेकिन रोहित की आंखें झूठ नहीं बोल रही थीं। शर्मा जी, रोहित! रोहित अचानक जैसे होश में आता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और अगले ही पल वो जोर जोर से रोने लगता है। रोहित, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। शर्मा जी इन सब चीजों के बारे में पहले से जानते थे, लेकिन रात के सन्नाटे में शर्मा जी धीरे धीरे सुनीता की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में चिंता भी थी और एक अजीब सा डर भी। शर्मा जी, सुनीता, मुझे लगता है रोहित के ऊपर किसी ऊपरी शक्ति का साया है। धीरे धीरे रोहित बदलने लगा। रोहित का चेहरा अब काला पड़ने लगा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे पड़ गए थे। उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। रोहित अब किसी से बात नहीं करता था, किसी का फोन नहीं उठाता था, बस अंधेरे कमरे के एक कोने में बैठकर दीवार की तरफ देखता रहता था। लेकिन रोहित शर्मा जी और उनकी पत्नी की हर बात मानता था, उनका हर काम करता था, जैसे रोहित उनके हाथ की कठपुतली बन चुका हो। रोहित की हालत दिन पर दिन और भी खराब होती जा रही थी, जैसे उसके दिमाग और शरीर पर किसी और का नियंत्रण हो। एक दिन रोहित की मां उसे फोन करती है, लेकिन रोहित फोन नहीं उठाता। घबराकर वो अमित को फोन करती हैं। रोहित की मां, अमित बेटा, रोहित फोन नहीं उठा रहा, सब ठीक तो है ना? आंटी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, वो ऑफिस भी नहीं आ रहा। रोहित की मां, बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम एक बार उसके कमरे पर जाकर देखो और मुझे बताओ उसे कुछ हुआ तो नहीं है। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अमित रोहित के कमरे की तरफ निकल पड़ता है। शर्मा जी सामने खड़े थे। अमित, अंकल, रोहित कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। शर्मा जी, वो बेटा, रोहित अभी आराम कर रहा है। अमित, कोई बात नहीं अंकल, मैं बस 2 मिनट मिल लूंगा। शर्मा जी, नहीं नहीं, उसे बुखार है, डॉक्टर ने मना किया है, डिस्टर्ब मत करना। अगर सब कुछ सच में नॉर्मल होता तो कोई इतनी कोशिश नहीं करता किसी को मिलने से रोकने की। अमित अब शर्मा जी को ध्यान से देखने लगता है। उनकी आवाज, उनका हाव भाव, सब कुछ थोड़ा अलग था। अंकल, उसकी मां का फोन आया था, वो बहुत डर गई हैं।
रोहित कई दिनों से उनसे बात नहीं कर रहा। अगर मैंने उसे देखकर नहीं बताया तो वो और घबरा जाएंगी। शर्मा जी चुप हो जाते हैं। उनकी नजरें नीचे झुक जाती हैं। वो एक पल के लिए सुनीता की तरफ देखते हैं। दोनों के बीच फिर वही खामोश इशारा, जैसे कुछ छुपाया जा रहा हो। आखिरकार शर्मा जी, ठीक है बेटा। शर्मा जी ऊपर है अपने कमरे में, लेकिन तुम उससे देखकर घबराना नहीं, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है। अमित ऊपर जा रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा है या उस चीज से जो अब रोहित के अंदर है। अमित जैसे ही रोहित के कमरे में पहुंचता है वो रुक जाता है। उसके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ती है, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। अमित धीरे धीरे अंदर देखता है और जो वो देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रोहित कमरे के एक कोने में बैठा था। उसके हाथ में कच्चा मांस था, लाल, खून से भरा हुआ, और वो उसे जानवरों की तरह नोच नोच कर खा रहा था। वो लड़का जो कभी नॉनवेज की बात तक नहीं करता था, आज मांस खा रहा था। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। उसकी सांसें भारी थीं। अमित का गला सूख गया, फिर भी वो हिम्मत करके चिल्लाता है, अमित, रोहित। रोहित रुक जाता है। धीरे धीरे वो अपना सिर घुमाता है और अमित की तरफ देखता है। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो रोहित नहीं था। उस एक नजर ने अमित की हालत खराब कर दी, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। रोहित का चेहरा कांपने लगा, उसकी आंखों में पानी भर गया और अगले ही पल वो जोर जोर से रोने लगा। रोहित, अमित, मुझे बचा ले। रोहित! अमित, मुझे बचा ले, ये मुझे मार देगा। मुझे बचा ले अमित, अमित! अमित घबराया हुआ रोहित के कमरे से बाहर भागता है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था, सांसें तेज, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नीचे हॉल में शर्मा जी खड़े थे। क्या हुआ अमित? अमित एक पल के लिए रुकता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अंकल, रोहित की तबीयत बहुत खराब है। ये किसी डॉक्टर से ठीक नहीं होगा। हमें किसी पंडित या तांत्रिक को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो वो उसे अपने साथ ले जाएगा। शर्मा जी चुप हो जाते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आता है, डर या कुछ और। अमित तुरंत रोहित की मां को फोन करता है और उन्हें सारी बात बता देता है। अमित, आंटी, आपको यहां आना होगा, रोहित की हालत बहुत खराब है। अगले दिन रोहित की मां अमित के पास पहुंच जाती हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अमित और रोहित की मां कई जगह भटके, कई लोगों से मिले, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाया। आखिरकार उन्हें एक तांत्रिक मिला। तांत्रिक ने जैसे ही रोहित की मां को देखा, उसकी आंखें बदल गईं। तांत्रिक, तेरे बेटे के पास समय बहुत कम है। रोहित की मां कांप गई। अगर उसे बचाना है तो तुम्हें उसे यहां लाना पड़ेगा। लेकिन बाबा, वो आएगा नहीं, क्योंकि उसके दिमाग पर किसी और का नियंत्रण है। वो तुम्हें यहां आने नहीं देगा, लेकिन तुम्हें उसे हर हाल में यहां लाना होगा। और यहीं से शुरू होती है रोहित को बचाने की
सबसे खौफनाक जद्दोजहद। अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये था इंसान और उस अंधेरी ताकत के बीच का युद्ध। घर का हर कोना अब भारी लगने लगा था। दीवारें जैसे सब कुछ देख रही हूं और सुन रही हूं। रोहित का कमरा अब एक कमरे जैसा नहीं लग रहा था। वो बन चुका था एक कैद खाना, जहां रोहित का शरीर था, लेकिन उसके अंदर कुछ और जिंदा था। कभी रोहित जोर जोर से हंसता और अगले ही पल मुंह चीखने लगता, जैसे कोई उसे अंदर से तोड़ रहा हो। अगर तुम वहां होते तो तुम्हें महसूस होता कि उस कमरे में हवा भी सामान्य नहीं थी। कभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता, कभी खिड़कियां बिना हवा के खुल जाती। रोहित अब इंसान जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखें कभी पूरी सफेद हो जाती तो कभी एकदम काली। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, ये अब मेरा है। अमित दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। अमित, मुझे इसे खत्म करना होगा। फाइनल बिल्ड। अब हर सेकंड रोहित की जान पर बन चुका था, और अब जो होने वाला था वो तय करेगा कि रोहित बचेगा या हमेशा के लिए खो जाएगा। रात अपने सबसे अंधेरे रूप में थी, और उसी अंधेरे के बीच रोहित को तांत्रिक के सामने लाया गया। कमरे के बीच एक बड़ा घेरा बनाया गया था। चारों तरफ दीपक जल रहे थे और बीच में रोहित बंधा हुआ, लेकिन शांत नहीं। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा हो। शुरू करो। अचानक रोहित की आंखें खुलती हैं, पूरी सफेद। रोहित, तू मुझे यहां क्यों लाया? अमित पीछे हटता है। ये शरीर तेरा नहीं है। रोहित हवा में उठता है और जोर से जमीन पर गिरता है। मुंह खोल। अचानक रोहित जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन वो हंसी रोहित की नहीं थी, वो कुछ और था। कमरे में मौजूद हर इंसान डर से जम गया। तांत्रिक, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक, तू है कौन और चाहता क्या है? रोहित, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक, लेकिन तू इसे मारना क्यों चाहता है? रोहित, इसने मेरे घर पर पेशाब किया है। अब सब कुछ साफ था। तू इसे छोड़ने के बदले क्या चाहता है? वो एंटिटी अपनी शर्तें बताने लगी। तांत्रिक ने वो सारी चीजें जुटाई जैसा उस एंटिटी ने मांगा। अब इस शरीर को छोड़ दे। रोहित का शरीर जोर से कांपता है और अचानक एक काला साया उसके शरीर से निकलता है और हवा में गायब हो जाता है। रोहित जमीन पे गिर जाता है। कुछ सेकंड बाद वो धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसके बाद सब कुछ सामान्य होने लगा। जब रोहित यहां आ रहा था, बस एक ढाबे पर रुकी थी। वहां एक बड़ा पेड़ था। रोहित वहां गया और वहीं पेशाब कर दिया। वो उस सत्ता का घर था और उसी पल से वो उसके पीछे लग गई। लेकिन अब सब ठीक है। कभी कभी हमारी छोटी सी गलती
हमें ऐसी मुसीबत में डाल देती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, ये थी रोहित की कहानी। एक ऐसी कहानी जहां एक छोटी सी गलती उसे मौत के दरवाजे तक ले गई। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत छोटी बात है, लेकिन हर जगह हर चीज हमारी नहीं होती। और कभी कभी हम अनजाने में किसी और की दुनिया में कदम रख देते हैं। इसलिए अगली बार अगर आप किसी अनजान जगह पर हों तो थोड़ा संभल कर रहें, क्योंकि हर चीज जो दिखती है वो सिर्फ दिखने तक ही नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी में शायद आपकी बारी हो।